नमो नमः मित्रों, प्लीज़ संस्कृत से चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करती हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। सीटेट की परीक्षा बहुत ही शीघ्र है और आप सब ऐसे में प्रैक्टिस सेट लगा रहे होंगे, ऐसा मेरा मानना है। और ईश्वर करे कि आप सभी इस परीक्षा में सफल हों और 2024 आपके लिए अच्छा हो, आपके पास सीटेट की मार्कशीट हो, प्लस आपका जो लक्ष्य है वो लक्ष्य आपको प्राप्त हो। ऐसी शुभकामना के साथ मैं आज के प्रैक्टिस सेट की शुरुआत करती हूँ। जैसे कि आप लोगों को पता है कि जो मेरे प्रैक्टिस सेट में प्रश्न होते हैं वो संस्कृत से संबंधित होते हैं, जो कि सीटेट की परीक्षा, टेट परीक्षा यानी कि शिक्षक से संबंधित जो परीक्षाएं होती है और जहाँ संस्कृत पूछे जाते हैं वहाँ वहाँ के ये उपयोगी हैं। और दूसरा मैं ये कहूँगी कि यदि आपको मेरा वीडियो देखने के बाद लगता है कि चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करना चाहिए तो अवश्य करिएगा। और हम सभी संस्कृत के विद्यार्थी हैं तो मुझे नहीं लगता कि इस काम में, नेक काम में कहीं हम लोग पीछे रहेंगे। चलिए हम लोग प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 27 देखते हैं, जो कि संधि से संबंधित प्रश्न। प्रश्न संख्या 27 कह रहा है कि जगल लीयते का संधि विच्छेद है। जगल धन लियते। एक चीज़ हमने संधि विच्छेद में बताया है कि सबसे पहले आपको कुछ नहीं आ रहा है संधि क्या है कैसे है, तो पहले चीज़ तो ये देख लीजिए कि जो संधि विच्छेद हुआ है, दो जो शब्द हैं दोनों शब्द सार्थक होने चाहिए, निरर्थक शब्द नहीं होना चाहिए। जगल कोई शब्द नहीं होता। चलिए लियते तो एक तरह से सी ठीक है। जगल धन ईयते ये भी कुछ नहीं है और इनमें से कोई नहीं, ये तो है नहीं है। आपका ऑप्शन नंबर 3 है जगत धन लियते। जगत मतलब संसार के, तो जगत लियते ही आपका सही होगा संधि विच्छेद। और क्यों सही हुआ? क्योंकि एक सूत्र है, एक संधि है लत्व और जिसका सूत्र है तोरली। क्या सूत्र है? तोरली। तोरली सूत्र कहता है कि जब ता वर्ग के बाद लाए, यानी यहाँ पर देखिए पहले शब्द के आखिरी में ता वर्ग है, ता था दा जो है ता वर्ग के अंतर्गत आता है, और इसके बाद ला आया है तो इस ता वर्ग को भी ला हो जाता है। अब यहाँ पर ऊपर देखिए आपने दा को ला हो गया है, तो जहाँ पर ता वर्ग आया है वही वाला ऑप्शन सही होगा। और एक चीज़ शॉर्ट ट्रिक सीख लीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा क्लू भी लेते चलिए, परीक्षा नज़दीक है, कई टॉपिक आपने नहीं पढ़ा होगा तो क्लू भी ध्यान में रखिए कि जब आप डबल ऐसे ला देखिए तो वहाँ पर लत्व संधि होने के ज़्यादा चांस रहते हैं। और लत्व संधि का ऐसे डबल ला देखिए तो आप लत्व संधि लगा दीजिए, लत्व संधि 90% सही होगा। ठीक है। और अगर पूछे कि मतलब, और यहाँ पर जो ला है इसमें देखिए, अगर विच्छेद कार्य पूछा जा रहा है कि इसका विच्छेद क्या होगा, तो इस वाले ला को ता वर्ग जहाँ दिया गया हो वहाँ पर आप बैठाल दीजिए तो विच्छेद का ऑप्शन आपका निकल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सी संधि है? लत्व संधि है। लत्व संधि का सूत्र क्या है? तोड़ली है। और इसका विच्छेद क्या होगा? तो जगत धन लियते होगा। और जगत धन लियते की जगह और भी कुछ पूछा जा सकता है, कोई ज़रूरी नहीं कि यही। हालांकि 2-4 उदाहरण ऐसे हैं जो बहुचर्चित हैं, जो अक्सर पूछ ही लिए जाते हैं। चलिए हम लोग अगले प्रश्न पर आते हैं। जो सीटेट की परीक्षा में होता क्या है, जो संधि इत्यादि पूछे जाते हैं वो पैराग्राफ में भी आए हुए जो सब संधि युक्त पद होते हैं उन्हीं को उठा के पूछ लिया जाता है। वहाँ पे जो व्याकरणात्मक चीज़ें रहती हैं उस पैराग्राफ में, उसी से संबंधित प्रश्नों को पूछ लेते हैं। तो देखिए जो पैराग्राफ है वहाँ से जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि इस पैराग्राफ का मतलब क्या है, लेखक क्या कहना चाह रहा है, तो ये सब तो आप वहाँ पढ़ने के बाद उसका भावार्थ निकाल लोगे और उससे संबंधित जो प्रश्न है वो भी हल कर लोगे। लेकिन जो है आपको दिक्कत संधि व्याकरणात्मक चीज़ों में तब होगी जब आपको व्याकरण की चीज़ें पता नहीं होगी। इसलिए मुझे लगा कि आपको व्याकरण बताना ज़रूरी है। और ये भी मान के चलिए कि आपका ज़्यादा नंबर जो है वो आपका गद्यांश और पद्यांश से रहता है, इसलिए गद्यांश पद्यांश भी आप लगाते चलिए। ठीक है। इससे क्या होगा कि आपको पता चलेगा कि गद्यांश पद्यांश से प्रश्न कैसे निकाले जाते हैं और कैसे हमको प्रश्नों को हल करना है। प्रश्न संख्या 28 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 28 कह रहा है विद्वान लिखति में कौन सी संधि है? हमने बताया था 2 ला, यहाँ पे देखिए 2 ला लिख रहा है, तो आपकी कौन सी संधि होगी? 100% लत्व संधि होगी। ठीक है। और अगर इसका विच्छेद पूछ लिया जाए तो विद्वान, ये हो जाएगा विद्वान और लिखति, है ना। तो इस ता को ला हो गया और फिर यहाँ पर आकर के छोटी यहाँ मिल गई है। इस प्रकार से इसका संधि कार्य हुआ है। स्तुत और अच्युत संधि के बारे में कल हम लोगों ने पढ़ ही लिया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 29 कह रहा है कि विपत्त काला
का संधि विच्छेद क्या होगा? विपद काला का संधि विच्छेद क्या होगा? विपद धन काला, विपदा काला, विपद काला और इनमें से कोई नहीं। तो दो ऑप्शन आपको सीधे सीधे जो है गलत दिख रहे होंगे। पहला तो आप डी काट दीजिए। और विपदा काला, विपदा नहीं होता है और ये काला, ये देखने से ही दोनों शब्द निरर्थक लग रहे हैं। इसके बाद एक है विपद काला और विपद काला, इनमें से एक होगा। विपद काला और विपद काला, इनमें से एक होगा। तो देखिए, एक संधि है आपकी चर्तु संधि। कौन सी संधि है? चर्तु संधि। चर्तु संधि अगर पूछा जाए यहाँ पे कौन सी संधि है, तो चर्तु संधि। चर्तु संधि कहती क्या है कि जो वर्गीय व्यंजन है, यानी जो वर्ग में रहते हैं 5-5 अक्षर में, जैसे का ख ग घ ङ, ये वर्गीय व्यंजन है, चा छा जा झा, ये सब इन लोगों का 5-5 अक्षरों का एक वर्ग होता है। आपने पढ़ा होगा स्टार्टिंग से। तो यदि वर्गीय जो मतलब वर्ण है, इनका पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी पांचवा वर्ण छोड़ के चारों वर्ण में से कोई वर्ण आ जाए तो क्या होता है? चारों वर्ण आ जाए वर्गीय व्यंजन का को, और उसके बाद में खर प्रत्याहार का यह वर्ण हो, यानी कि पहला दूसरा वर्ण हो, यानी जो वर्गीय व्यंजन हो उसका पहला या दूसरा वर्ण हो। जैसे यहाँ पर काया है। और सल प्रत्याहार, यानी तीनों सा में से कोई सा हो, तो जो ये ता है ना, उस वर्ग का, उसको जो है क्या आदेशित हो जाता है? पहला अक्षर आदेश, उसी वर्ग का है, उसको पहला अक्षर आदेशित हो जाता है। तो देखिए यहाँ पर द आया है, ठीक है। और लत संधि में आपने क्या कहा था कि ता वर्ग का आया हो, बाद में ला हो, तो वहाँ लत संधि हो। इसमें कहा गया कि वर्गीय व्यंजन का कोई मतलब पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा में से कोई वर्ण हो, और बाद में पहला या दूसरा वर्ण हो, या तो तीनों सा में से कोई सा आया हो, तो उसी वर्ग का, यानी जो ये दा है, इसका जो पहला वर्ण होगा, इस वर्ग का पहला वर्ण क्या है? तो ता है ना, ता था दा धा ना, ऐसे होता है। तो तीसरा वर्ण है, इसका पहला वर्ण क्या है? ता है। तो यहाँ पर ता आदेश हो जाएगा। तो देखिए, विपद धन काला रूप बना है। और ये पूछा जाए संधि कौन सी है, तो संधि आपकी चर्तु संधि है। अगर पूछ लिया जाए चर्तु संधि का सूत्र क्या है, तो खरिचा है। खरिचा है। और चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 30 कह रहा है, उत्कीर्णा में कौन सी संधि है? अब देखिए, यहाँ भी आधा ता दिख रहा है आपको, ठीक है, और वर्गीय व्यंजन का ही है। तो यहाँ पर भी हमने कहा कि आधा ता दिख रहा है, और आधा ता आपको कहीं दिखे तो 90% आपकी चर्तु संधि है, चर्तु संधि की ओर जाएगा। तो चर्तु संधि यहाँ पे ऑप्शन सही है। लत्त संधि के बारे में अभी हमने बता दिया कि तावर के बाद यदि ला आए तो तावर को ला आदेशित हो जाता है। ष्टुत्व संधि कल बता दिया था, और ष्टुत्व संधि भी बता दिया था। ष्टो शुना ष्टु, ष्टो ष्टुना ष्टु, दोनों का सूत्र भी हमने बता दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 कह रहा है कि वाघरी का संधि विच्छेद क्या होगा? अगर किसी वर्गीय व्यंजन का तीसरा अक्षर दिखाई दे, तीसरा अक्षर ऐसे आधा दिखाई दे, तो ये मान के चलिए कि वो कौन सा, उसी का पहला वर्ण आप जो है आप उसी का पहला वर्ण आदेशित कर दीजिए, ठीक है। किसी भी वर्गीय व्यंजन का आपको वाघहरी का, अच्छा यहाँ पे वाघहरी का संधि विच्छेद पूछ रहा है, तो वाघहरी का संधि विच्छेद क्या होगा? वाक धन हरि होगा। और ये ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। चलिए प्रश्न संख्या 32 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 32 कह रहा है कि समपर्दशः में कौन सी संधि है? अनुस्वार संधि है, पर सवर्ण संधि है, पर रूप संधि है, अथवा पूर्व सवर्ण संधि है, अनुस्वार संधि है, पर सवर्ण संधि है, पर रूप संधि है, अथवा पूर्व सवर्ण संधि है। प्रश्न संख्या 32। तो यहाँ पर जो ये आपका
संपर्ध है, यहाँ पर सवर्ण संधि नहीं, क्योंकि पर सवर्ण नहीं आदेशित हुआ है, तो ये भी नहीं है। अनुस्वार नहीं है, मोना अनुस्वार माँ को अनुस्वार हो जाता है इस संधि में, ये भी नहीं है। पर रूप संधि क्या होता है, जो बाद वाला वर्ण है उसको पहले वाला वर्ण आदेशित हो जाता है, तो ये भी नहीं है। आपका कौन सा पूर्व सवर्ण संधि है, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 33। प्रश्न संख्या 33 कह रहा है कि अनुस्वार संधि विधायक सूत्र है। अनुस्वार संधि देखिए अभी हमने व्याख्या में बता दिया था, तो अनुस्वार संधि विधायक सूत्र है मोना अनुस्वार। यदि पहले शब्द के आखिरी में माँ हो तो माँ को अनुस्वार हो जाता है, यानी यहाँ पे अनुस्वार लग जाता है, चंद्रबिंदी लग जाती है। मोना अनुस्वारम है, पदांत में हो माँ हो और हल यानी बाद में उसके व्यंजन वर्ण हो तो जो है वहाँ पर जो माँ है उसको अनुसार हो जाता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए आप, हरिम है और वंदे है। अब यहाँ पर देखिए कि हरिम के बाद जो है व्यंजन वर्ण आया है, तो इस माँ को अनुस्वार हो जाएगा, यहाँ पर लग जाएगा और आपका रूप बन जाएगा हरिम बंदे। मोना अनुस्वारा इसका सूत्र है। और पूछे संधि कौन सी है, तो अनुस्वार संधि है। चलिए यम गणना नाम नासिका चा, ये जो पांचों वर्गीय व्यंजन है नासिका से बोले जाते हैं। चा इसलिए कहा गया क्योंकि नासिका के अलावा अन्य किसी और स्थान से भी बोले जाते हैं। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न संख्या 34 कह रहा है कि गौश्चरति का विच्छेद क्या होगा। गौधनश्चरति, अश्चरति नहीं, चरति होता, देखिए पहले से ही। गोचरति, हाँ हो सकता, गौ चरति, इनमें से कोई नहीं। चलिए आप लोग देखिए, गौधन चरति, तो ये विसर्ग संधि का है और विसर्ग को आपका क्या हो गया है, शा हो गया है। विसर्ग को क्या हो गया है, शा हो गया है। आपका प्रश्न संख्या 34 में विसर्ग को सा हो गया, गौ चरती और सा को आपका शा हो गया। शत्रु संधि सा सो सु ऐसा करके इसका सूत्र है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। इसका देखा जाए तो बहुत सिद्धि प्रक्रिया बहुत बड़ी है, चूँकि आप लोग सीटेट का पेपर, यूपी टेट का या स्टेट का, तो यहाँ तक इसी तरीके से प्रश्न पूछे जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न संख्या 35 कह रहा है कि हरिर अस्थि में संधि विच्छेद क्या होगा। हरिर धन अस्थि, हरि अस्थि, हरि ही अस्थि, या इनमें से कोई नहीं, तो ये विसर्ग संधि का है। इसमें सूत्र आपका होगा हरि धन अस्थि, विसर्ग को रा हो गया और संधि पूछे आपका, तो कौन सा संधि है आपका, सासरसु रू, रुत्व संधि है आपका। ठीक है, कौन सा संधि है, रुत्व संधि है। ये रा को विसर्ग को रा करता है। रुत्व संधि का कार्य क्या है कि विसर्ग को रा करता है। जब पहले स्वर हो और बाद में स्वा हो तो विसर्ग को रा कर देता है। आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 35 का आपका ऑप्शन नंबर सी सही है। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न संख्या 36 कह रहा है कि समास में मुख्य भेद हैं। 2 समास हैं, 3 समास है, 4 हैं, 5 हैं। देखिए वैसे जो है यूपी टीईटी लेवल का जो भी पेपर होता है, चाहे सी टेट हो, चाहे एस टेट हो, चाहे यूपी टेट हो, चाहे बिहार टेट हो, उसमें समास को 6 आयोग मानता है, समास की संख्या 6 मानता है। लेकिन यदि आप टीजीटी के अभ्यर्थी हैं तो वहाँ समास 5 बताए गए हैं। तो अभी आप लोग सीटेट की परीक्षा की तैयारी करने तो इतना मान के चलिए कि यहाँ पर 6 ऑप्शन सही होगा। और यहाँ ऑप्शन चूँकि 6 दिया नहीं गया, 5 दिया गया, तो यहाँ 5 सही होगा, इसलिए क्योंकि ये शायद टीजीटी की परीक्षा में पूछा गया प्रश्न है। और बाकी जो आपका आयोग मानता है वो 6 मानता है। इस चीज़ को यहाँ पर 5 काट कर 6 लिख लीजिए और ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 37। प्रश्न संख्या 37 करा केवल समास का उदाहरण है भूतपूर्व, पूर्व भाव, यथाशक्ति, इनमें से कोई नहीं। यथाशक्ति आपका अव्ययी भाव समास का है और अव्ययी भाव समास का आपने पढ़ा होगा कि अव्ययी भाव समास जो होता है वो जो है पहला पूर्व पर प्रधान होता है और दूसरा आपने पढ़ा होगा कि उपसर्ग युक्त होता है। तीसरा आपने पढ़ा होगा कि नपुंसक लिंग में होता है, जब इसका जो समासिक पद होता है नपुंसक लिंग में होता है। तो यथाशक्ति और उपसर्ग युक्त है, देखिए यथा इसमें उपसर्ग लगा हुआ है, तो यह बेभाव समास का उदाहरण है। और
इसका 16 अर्थों में भेद है बेभाव समास का। भूतपूर्वा है और पूर्वभावा है। तो भूतपूर्वा जो है वो केवल समास है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये अक्सर परीक्षाओं में पूछ लिया जाता है कि केवल समास का उदाहरण है और भूतपूर्वा। भूतपूर्वा अक्सर जो है पूछा जाता है। चलिए प्रश्न संख्या 38 पर आते हैं। प्रश्न संख्या 38 कह रहा है उपकृष्णम में कौन सा समास है। उपकृष्णम क्या तत्पुरुष है, अव्ययी भाव है, केवल है अथवा बहुब्रीहि है। अभी हमने अव्ययी भाव समास के बारे में बताया कि क्या होता है, नपुंसक लिंग में होता है। देखिए उपकृष्णम जो है वो अब नपुंसक लिंग में है। ठीक है, उसके अलावा हमने बताया कि उपसर्ग युक्त होता है। तो देखिए आपका जो ये है उपसर्ग लगा हुआ है, कृष्णम में उपसर्ग लगा हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। तत्पुरुष समास के 6 भेद हैं और ये कारक चिन्हों का होता है। द्वितीय, तृतीय, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, इस तरीके से 6 भेद हैं तत्पुरुष के। केवल समास को सुपसुपा समास भी कहते हैं। भूतपूर्वा भी आपने पढ़ा। और इसके अलावा अव्ययी भाव समास भी आपको बता दिया। बहुब्रीहि समास क्या होता है, बहुब्रीहि समास हमेशा तीसरा अर्थ देता है। ठीक है, और यहाँ पर जो कृष्णम है वो अव्ययी भाव समास का उदाहरण है। अगर इसका पूछा जाए कि इसका समास विग्रह करेंगे तो क्या होगा, तो कृष्णर से समीपम होगा। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 38। अच्छा, ये आज का आखिरी प्रश्न था। चलिए नमो नमः मित्रों, आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा दिए जा रहे कंटेंट समझ में आ रहे हैं। यदि समझ में आ रहे हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर अवश्य करें। आपका एक लाइक, सब्सक्राइब, शेयर मेरा मनोबल बढ़ाता है। और साथ ही यदि कोई वीडियो में कमी लग रही है तो आप अवश्य कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोलती हूँ तो कुछ लोगों को लगता होगा कि ये जल्दी जल्दी, शायद कुछ लोगों को समस्या होती होगी, लेकिन मेरे बहुत ज़्यादा फास्ट बोलने के पीछे रीज़न है। रीज़न ये है कि मुझे लगता है कि मैं अपना कंटेंट कम से कम समय में आप लोगों तक पहुंचा सकूं और आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा मैटर उपलब्ध करा सकूं, क्योंकि डाटा की समस्या, उसके अलावा बहुत सी गृहिणियां भी ऐसी हैं, सही बताएं तो उन गृहिणियों के लिए मैं ये वीडियो बनाती हूँ जो मतलब घर के काम काज में व्यस्त हैं, उसके बाद भी जो है तैयारी कर रही हैं। सब उनके पास समय नहीं होता, घर में छोटे बच्चे हैं, तो ऐसे में वो क्या होता है ना कि अपना लगा दी, अपना खाना बना रही हैं, फटाफट देखती जा रही हैं। तो उन लोगों को, ऐसे लोगों को ध्यान में रखते हैं। और बहुत से लोगों अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनके पास डाटा की समस्या है, नहीं इतना ज़्यादा कर पाते हैं, तो वो प्रैक्टिस सेट अपना इस तरीके से फटाफट लगा सकें। इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं फास्ट बोलती हूँ। यदि आप जो है, आपको लग रहा है कि नहीं मुझे थोड़ा स्लो बोलना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में अवश्य कमेंट करिएगा। और अभी तक ऐसा कोई कमेंट नहीं आया, इसलिए मैं अपनी स्पीड में हूँ। चलिए, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। नमो नमः मित्रों, नमः संस्कृत, शुभ रात्रि।